चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जनहित को समझना पड़ेगा कि जनहित क्या है, और उसके बाद हम लोग जनहितवादों पर आ जाएंगे। जनहितवादों की कॉन्सेप्ट को समझेंगे। उसी से जनहित याचिकाएं निकली। ठीक है। देखो, जनहित को लेके या जनहितवादों को लेके एक असमंजस की स्थिति बनी रही, बहुत क्लैरिटी नहीं आ पाई। इसके शुरुआत में अलग अलग मीनिंग निकालने का प्रयास किया गया। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही। जैसे शुरुआत में कुछ लोगों ने जनहित को सामुदायिक हित कहना शुरू किया। पब्लिक इंटरेस्ट को कम्युनिटी इंटरेस्ट के रूप में उन्होंने दिखाने की बात कही। फिर कुछ लोगों ने जनहित को बहुमत का हित भी कहा। मेजॉरिटी इंटरेस्ट की बात की गई कि जो बहुमत है उसका जो हित है वही जनहित होता है। लेकिन ये सब बातें सीमित थी। इनमें इनकी वजह इनसे पूरी तरीके से जनहित क्या है ये क्लियर नहीं हो पा रहा था। सामान्यतः जनहित वो हित है जो किसी संपूर्ण समुदाय का सामान्य हित होता है, यानी संपूर्ण समुदाय के सामान्य हित को जनहित कहते हैं। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया कल वो कि उद्योगपति का और मजदूर का, उद्योगपति का अपना हित मजदूरों के हितों के विरोध में हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा एक जगह पर ऐसी चीज तो लाई करेगी जहां दोनों के हित सामान्य हो, जहां दोनों के हितों में ही आ, इन दोनों के हितों को सामूहिक रूप से हम लोग जनहित कहेंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई ऐसी व्यवस्था जिसमें दोनों का हित संरक्षित होता हो उसे हम लोग सामान्य हित कहेंगे। यानी जनहित में किसी समूह का हित शामिल नहीं होता, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जनहित में पूरे समुदाय का हित शामिल होता है, पूरे समाज का हित शामिल होता है। जैसे पर्यावरण संरक्षण, इसमें पूरे समुदाय का हित शामिल है। शिक्षा का प्रसार करना, इसमें पूरे समुदाय का हित शामिल है। जीवन जीने की उचित दशाओं को बनाना, इसमें सारे समुदाय का हित शामिल है। तो इसमें कोई व्यक्तिगत, ना तो इसमें व्यक्तिगत हित है, ना इसमें कोई समूह का हित शामिल है, बल्कि पूरे समुदाय का हित शामिल है। तो जनहित पूरे समुदाय का हित होता है। ठीक है, एक बात तो यहां से कंप्लीट हुई। इसलिए आप सबसे पहले तो इस परिभाषा को लिख लीजिए, जनहित की। इसमें आप सबसे पहले पॉइंट में लिखना, पहले तो मिसअंडरस्टैंडिंग देख लें कि इसको लेकर क्या क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद पूरे समुदाय के हित को लेकर हम लोग देखेंगे। अपने शुरुआती दौर में, इसमें लिखो, अपने शुरुआती दौर में जनहित को लेकर अनेक संकल्पनाएं दी गईं। अनेक संकल्पनाएं दी गईं। इन इट्स स्टार्टिंग पीरियड, various concept was given for public interest या about public interest, परंतु यह सभी संकल्पनाएं अधूरी थी। बट ऑल दीज कॉन्सेप्ट आर अनकंप्लीट, इनकंप्लीट होगा, इनकंप्लीट। जैसे एक एग्जांपल लिख लीजिए इसमें एक दो। जैसे जनहित को बहुमत का हित माना गया, एज पब्लिक इंटरेस्ट वाज कंसीडर्ड एज इंटरेस्ट ऑफ मेजॉरिटी। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मान लीजिए माइनॉरिटी का हित उसके विरोध में है, मेजॉरिटी के हित के विरोध में माइनॉरिटी का हित है, तो इसका मतलब किसी के विरोध में किसी का हित है, तो वो सामान्य हित तो नहीं हो गया। सामान्य हित
कब होगा, एक जनरल इंटरेस्ट कब होगा, जनरल इंटरेस्ट तब बनेगा जब सबका हित उसमें शामिल हो। तो ये भी परिभाषा जनहित की नहीं हुई। जन तो सभी हैं, इसीलिए उसमें सामुदायिक हित होना चाहिए। ठीक है, इस परिभाषा को भी बाद में रिजेक्ट किया गया। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट, एक और लिखो। जैसे जनहित को राज्य का हित भी समझा गया, जैसे जनहित को राज्य का हित भी समझा गया, एज पब्लिक इंटरेस्ट ऑल्सो कंसीडर्ड, as public interest also considered the interest of state। ठीक है, अब ये भी बात अधूरी है। मान लो कोई राज्य है और राज्य का हित है व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के हनन में। मान लो कोई अथॉरिटेरियन राज्य है, ऐसा समझिए, कोई तानाशाही राज्य है, हिटलर टाइप की वहां पे व्यवस्था है। तो एक तानाशाही सरकार का जो हित है वो लोगों के विरोध में होगा, उनके मौलिक अधिकारों के विरोध में होगा। तो ये सामान्य हित कैसे हो सकता है? इसीलिए राज्य का हित भी जनहित नहीं हो सकता। तो ये दोनों परिभाषाएं डिनाई कर दी गई शुरुआत में कि ये तो है नहीं, मामला ये जनहित से संबंधित नहीं है। अब अगले पॉइंट में लिखना, अगले पैराग्राफ से, सामान्यतः जनहित, अब जो परिभाषा है वो देखते हैं। सामान्यतः जनहित संपूर्ण समुदाय का, संपूर्ण समुदाय का सामान्य हित होता है, संपूर्ण समुदाय का सामान्य हित होता है। जनरली द पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी, the public interest would be the general interest of whole society, the general interest of whole society। ठीक है, यह किसी समूह, यह किसी समूह अथवा किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं होता, अथवा किसी भी व्यक्ति के विरोध में नहीं होता। इट नेवर बी अगेंस्ट, इट नेवर बी अगेंस्ट एनी कम्युनिटी और एनी इंडिविजुअल, और एनी इंडिविजुअल। ठीक है, जैसे इसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हित, जैसे पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हित, एज द इंटरेस्ट रिलेटेड विद, इंटरेस्ट रिलेटेड विद एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन या कंजर्वेशन, एनवायरमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, और एक और इसमें लिख लीजिए, देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, देश के प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ natural resources, natural resources of the country, of the country। ठीक है, अब मुझे बताइए ये बात यहां तक समझ में आई नहीं आई? किसको नहीं आई? सामान्य जनहित समझ में आया? बताओ, किसी को नहीं आया हो तो दोबारा बताऊंगा। सबको आ गया? नो सर मुझे नहीं आया। आपको नहीं आया? देखो, जनहित को लेके
बहुत सारी परेशानियां थी शुरुआत से इसको डिफाइन करने में कि जनहित क्या हो। अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने इसमें परिभाषाएं इसकी अलग अलग दी। जैसे बिल्कुल शुरुआत में कुछ विद्वानों ने यह कहा कि जो राज्य है उसका निर्माण लोगों से होता है, इसीलिए जो राज्य का हित है वही जनहित होगा। लेकिन ये बात काउंटर हो गई, और ये बात काउंटर इस कॉन्टेक्स्ट में हो गई कि मान लीजिए अगर राज्य तानाशाही है, ऑथोरिटेरियन रूल है वहां पे, तो राज्य का हित जनहित कैसे हो जाएगा? क्योंकि राज्य का हित तो लोगों की स्वतंत्रताओं के हनन में होगा। मान लो हिटलर टाइप की सरकार है कोई, तो ये डिनाई कर दिया गया कि राज्य का हित भी जनहित नहीं होता। दूसरा, फिर कुछ लोगों ने यह कहा कि जो बहुमत का हित है वही जनहित होगा। लेकिन फिर कुछ विद्वानों ने इसको भी काउंटर किया। उन्होंने कहा ऐसा भी हो सकता है कि अगर कहीं पर बहुमत की तानाशाही है, टायरेनी ऑफ मेजोरिटेरियन है, तब बहुमत की तानाशाही में जो अल्पमत के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके ऊपर शासन किया जाना है, उनके हित विरोध में हो सकते हैं, अल्पमत वालों के हित विरोध में हो सकते हैं। इसलिए यह भी जनहित नहीं हुआ, क्योंकि जनहित तो वो हित है जिसमें किसी समुदाय के सभी व्यक्तियों का हित निहित हो। ऐसे हित को हम लोग जनहित कहेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिए, पर्यावरण संरक्षण, क्या ये किसी व्यक्ति के हित में है या पूरे समुदाय के हित में है? बताइए आस्था जी। सर ये पूरे समुदाय के हित में है। तो ये सामान्य हित हो गया समुदाय का, तो इसीलिए ये जनहित हो गया। किसी देश के संसाधनों का समुचित उपयोग देश के सभी निवासियों के लिए जरूरी है या केवल कुछ व्यक्तियों के लिए सही है वो? सभी के लिए सर। तो इसलिए वो भी सामान्य हित हो गया। जितनी भी ऐसी बातें हैं जो किसी देश के, जैसे मैं अभी आपको एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला एक उदाहरण दूंगा, जो कि अभी हम लोग वो करेंगे, न्यायिक सक्रियता कहां से शुरू हुई। उसमें एक बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला मामला है। हरियाणा के फरीदाबाद में वो सब चल रहा था, एशियाड, शायद नहीं नहीं बंधु, हाँ हरियाणा के फरीदाबाद में जो पत्थर की खाने हैं उसमें कुछ लोगों को काम पे लगाया हुआ था और उनको बहुत अमानवीय दशाओं में वो लोग रह रहे थे। मुझे ये बताइए, अब इसको जरा सोचना, सभी लोग, मान लीजिए मजदूर है, एक कम्युनिटी है, एक समुदाय है, एक समूह कह सकते हैं, ग्रुप है एक। अगर मजदूर अमानवीय दशाओं में रहते हैं, इन ह्यूमन कंडीशंस में रहते हैं, और उनका समुचित विकास नहीं हो पाता, तो क्या उनका अमानवीय दशाओं में रहना और समुचित विकास ना होना क्या समुदाय के हित में है पूरे? बताइए, क्या समुदाय के हित में है ये पूरे? क्या नो मजदूरों सर। का नहीं है? क्या मजदूरों का अमानवीय दशाओं में रहना, इन ह्यूमन कंडीशंस में रहना पूरे समुदाय के हित में है? नहीं है। क्यों? किसी का तो शोषण है, और अगर समुदाय में किसी का एक का भी शोषण है तो इसका मतलब पूरे समुदाय का शोषण है। इसलिए क्या होना चाहिए, क्योंकि कोई भी हो सकता है उस जगह, तो कल को कोई भी मजदूर हो सकता है कल को। तो अगर किसी व्यक्ति का शोषण है तो वो स्वयं को अपनी जगह, उस जगह पे खुद को रख के देखे, कल को उसके साथ भी वो कंडीशन हो सकती है। तो इसीलिए जनहित व्यक्तिगत हित कभी नहीं होता। देखो, मैं आपको ये बारीकी से इसलिए समझा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल फिलहाल में जनहितों को लेकर गाइडलाइन जारी की, क्योंकि जनहितवादों के कारण मुकदमों की भरमार लग गई, और एक नई कॉन्सेप्ट भी आई, पेड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पेड PIL।
मतलब क्या था कि कुछ लोग अपना प्रमोशन करने के लिए या अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए न्यायालय को गुमराह करने के लिए पीआईएल दायर कर देते थे और ये दिखाने का प्रयास करते थे कि ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये जनहित में है, जबकि वो जनहित का मामला ना होकर एक व्यक्तिगत हित का मामला होता था। सर्वोच्च न्यायालय ने उसके लिए गाइडलाइन जारी की 2019 में या शायद 20 में, मतलब एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 21 भी हो सकता है। उसमें उन्होंने ये जारी किया कि अगर ये पता हो चलता है न्यायालय की कार्यवाही के दौरान कि मामला जनहित का ना होकर व्यक्तिगत हित का था, तब फिर पेनलाइज किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जा सकती है। मैं आपको ये बातें इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं जिससे किसी मामले को आपको ये समझने में समस्या ना हो कि इनमें से कौन सा मामला जनहित का है और कौन सा मामला व्यक्तिगत हित का है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बहुत से मामले आए व्यक्तिगत हितों के जो जनहित के रूप में पेश किए गए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर पेनल्टी लगाई, जैसे 2 लाख रुपए पेनल्टी है। और अभी आप लोगों ने सुना होगा, वो तो काफी फेमस रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो हीरोइन है ना, क्या नाम है उनका, जूही चावला। जूही चावला ने एक मामला दायर कराया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मामले में, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू, और ये 5G टावरों को लेकर था कुछ, कि इसका रेडिएशन है, ये है, वो है। जबकि उसमें कुछ मामला ऐसा था कि वो जनहित से ना होकर वो व्यक्तिगत हित से संबंधित था। वो व्यक्तिगत हित से ऐसे संबंधित हो गया कि जूही चावला ने वो जो हियरिंग है, उस हियरिंग का जो लिंक था, क्योंकि ऑनलाइन हो रही थी, वो सब लोगों को बांट दिया। उसमें सब लोग आ गए हियरिंग सुनने के लिए और पूरी कैओस की स्थिति बन गई। तब न्यायालय ने फटकार लगाई और पेनल्टी उसमें दी, शायद 20 लाख रुपए या 25 लाख रुपए पेनल्टी उसके ऊपर लगाई थी। बाद में न्यायालय ने उसे कुछ कम कर दिया। तो कुल मिला के मुझे आपको जनहित समझाने का उद्देश्य मेरा यही है कि चूंकि आप लोग बहुत कानून की अच्छी समझ रखते हैं, तो जनहित में और व्यक्तिगत हित में क्या संबंध है, क्या अंतर है, इस बात को आप अच्छे से समझ सकें, जिससे कोई मामला सामने आए आपके तो फिर आपको उसको क्लियरली समझ सके कि ये व्यक्तिगत हित से संबंधित है या जनहित से संबंधित है। जनहित का जब भी कोई मामला होगा तो वो सारे सामुदायिक हित से संबंधित होगा, उसमें व्यक्तिगत किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी। अगर जूही चावला उस लिंक को सबको ना देती, बल्कि स्वयं जब वो एक लिटिगेंट थी तो स्वयं ही वो न्यायालय के समक्ष पेश होती और अपनी बात को रखती, तब ये मामला जरूर जनहित का हो सकता था। लेकिन फिर न्यायालय को ऐसा लगा कि शायद उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रमोशन के लिए सब किया, क्योंकि न्यायालय की जो कार्रवाई है किसी भी मामले में वो बिल्कुल इस उद्देश्य से प्रेरित नहीं होती कि किसी को उसका लाभ मिले, बल्कि न्याय मिले इस उद्देश्य से प्रेरित होती है। कुछ लोग उसका लाभ उठाने का प्रयास करते हैं। खैर, इस वजह से मैंने आपको ये क्लैरिटी दी। यहां तक मेरी बात समझ में आई? अब क्लियर है आस्था जी? बताइए। यस सर। ठीक है। अब बाकी लोगों को क्लियर है जनहित? जी सर। ठीक है, एक इसमें नोट लिखिए, ये जनहित का लिटमस टेस्ट है। किसी मामले को आपको ये देखना हो कि ये जनहित का है या नहीं है, तो आप ये लिटमस टेस्ट कर सकते हैं। अब ये टेस्ट मेरे द्वारा बनाया गया, लेकिन ये काम आ जाएगा आपके। देखो, जनहित का जब कोई मामला होगा, जनहित के मामले का विरोध नहीं होगा कभी भी, क्योंकि वो एक समुदाय का हित है। समुदाय के हित के विरोध में कभी कोई नहीं आएगा। जैसे मान लो पर्यावरण संरक्षण का अगर कोई वाद है, आप किसी लिटिगेशन में जाते हो उसके लिए, तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा। मजदूरों के हितों की अगर आप बात करते हो, इसका विरोध कोई नहीं करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज के प्रिजर्वेशन का काम करते हो तो उसका विरोध कोई नहीं करेगा। इसलिए जब जनहित के मामले में कोई निर्णय दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा,
तो उसको वो सबको स्वीकार्य होता है, उसका कभी कोई विरोध नहीं होता और न ही किसी के अगेंस्ट में होता है। वो गांधी वाली उस कॉन्सेप्ट, गांधी की जो सत्याग्रह की कॉन्सेप्ट है वो उससे जुड़ा हुआ है बिल्कुल, कि गांधी के सत्याग्रह में सब जीत जाते हैं, कोई नहीं हारता। इसीलिए जनहित याचिकाओं में सबकी विजय होती है, कोई हारता नहीं। सामान्य याचिका में, सामान्यवाद में दो पक्षों में एक जीतता है, एक हारता है। लेकिन जनहितवाद में ना कोई जीतता ना कोई हारता, बल्कि सब जीतते हैं। तो जनहित में और सामान्य, जनहित में और व्यक्तिगत हितवादों में ये अंतर है कि जनहित का कभी विरोध नहीं होता और ये उसका लिटमस टेस्ट है। तो आप इसमें लिख लीजिए नोट में, सामान्यतः जनहित मामलों में, सामान्यतः जनहित मामलों में किसी की हार नहीं होती। जनहित मामलों में किसी की हार नहीं होती। जनरली इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, in the matter of public interest, no individual or group loses, जबकि सभी की विजय होती है। while the every person and group won, while every person and group won। ठीक है, ये इसका एक लिटमस टेस्ट है। क्लियर है ये बात? चलिए अब हम लोग अगले पॉइंट से देखते हैं। मैंने कल कहां तक कराया था? कल मुझे थोड़ा सा बताओ पीछे वाला, कल वाला पोर्शन मुझे वो लिंक करेगा, क्या रह गया है? सर आपने लास्ट लाइन ये लिखवाई थी, इस प्रकार यह उपयुक्त संकल्पना न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत शामिल की जाएगी। ये तो चलो मैंने मान लिया, वो हेडिंग बताओ क्या थी? ये मुझे अब कुछ नहीं याद है मैंने कल क्या कराया था। मुझे हेडिंग बताओ। सर आपने एग्जाम्पल कराया था, कोई एक न्यायपालिका बताओ। कार्य निर्देश दे सकती है, इसमें एग्जाम्पल बताया था आपने। मुझे वो हेडिंग बताओ, पिछले वाली हेडिंग क्या थी? मैंने बताया ना, मुझे आप पिछले वाली हेडिंग बताओ, उससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा कि मेरे सत्ता, क्या? न्यायिक सक्रियता की आवश्यकता। न्यायिक सक्रियता का औचित्य। सर ठीक है, न्यायिक सक्रियता का औचित्य हो गया था, ऑथेंटिकेशन हो गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में हो गया होगा, मैंने लिखवा दिया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल हैं वो जहां से आती है ये, है ना? जी सर। जी सर। ठीक। चलिए ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसमें आप अगले पॉइंट में लिखना, जनहितवाद हम लोग कर रहे हैं। जनहितवाद में मैंने आपको यह बता दिया कि जनहित होता क्या है। एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं जनहित और व्यक्तिगत हित के बारे में, ठीक है? और इसी कंपैरेटिव स्टडी में हम लोग ये देख लेंगे कि फिर जनहित के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रोसीजर है उसको कैसे अमेंड किया, उसको कैसे लिबरल कर दिया। क्योंकि मामला जनहित का है, तो जनहित के मामलों में न्यायालय ने उस प्रोसीजर को अमेंड कर दिया जिस प्रोसीजर को वो व्यक्तिगत हितों से संबंध में न्याय के लिए लागू करता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी में इसे भी देख लेते हैं। तो आप इसमें अगले पॉइंट में लिखना, जनहितवादों, जनहित एवं व्यक्तिगत हित, जनहित एवं व्यक्तिगत हित से संबंधित वादों में मौलिक अंतर, वादों में मौलिक अंतर, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन ठीक है। देखो, व्यक्तिगत हितवाद में तो कोई व्यक्ति न्यायालय के पास जाएगा जिसके किसी अधिकार का हनन हुआ हो, किसी मौलिक अधिकार का उसके हनन हुआ हो, किसी संस्था ने किया हो या किसी व्यक्ति ने किया हो। लेकिन जनहित के मामले में कोई भी जा सकता है। जहां व्यक्तिगत हित के मामले में ट्रेडिशन यही है कि केवल वही व्यक्ति अप्रोच कर सकता है न्यायालय को जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो। जनहित के मामले में कोई भी जा सकता है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। या किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकार का हनन हुआ तो उसके बिहाफ पर कोई अन्य व्यक्ति भी अप्रोच कर सकता है न्यायालय को। ये एक उसका ट्रेडिशन में बदलाव है, प्रोसीजर में बदलाव है, न्याय की प्रक्रिया में बदलाव है। और ये न्याय की प्रक्रिया में बदलाव स्वयं न्यायपालिका ने किया। और इसी कॉन्टेक्स्ट को हम लोग न्यायिक सक्रियता कहते हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट को न्यायिक सक्रियता कहते हैं कि जब उसने अपने सीमा ही बदल दी, अपना एक दायरा ही बदल दिया और उस दायरे को बदलकर संपूर्ण न्याय की संकल्पना को लागू किया न्यायपालिका ने, इसी को न्यायिक सक्रियता कहा गया। इसीलिए जनहितवाद न्यायिक सक्रियता का एक टूल है, एक औजार है, ठीक है, परिष्कृत औजार है संपूर्ण न्याय को समाज में लेके आने के लिए। तो आप इसमें पहले पॉइंट में लिखना, जहां व्यक्तिगत हित से संबंधित मामलों में स्वयं वह व्यक्ति ऐसा लिखिए, स्वयं वह व्यक्ति न्यायालय जा सकता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट। इन द मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, only that person could approach the judiciary of which fundamental rights were violated, is being violated, ऐसा लिखिए, या was violated, जो भी लिखना, was होगा, was violated। जबकि जनहित से संबंधित मामलों में कोई अन्य व्यक्ति अथवा समूह भी न्यायपालिका जा सकता है। बट in the matter of public interest, any person or group of the society could approach the judiciary, ठीक है। अगले पॉइंट से लिखना, एक तो इसमें ये कमी है, मतलब एक इसमें ये बदलाव है। देखो, व्यक्तिगत हितों के मामले में एक दूसरा बदलाव, व्यक्तिगत हितों के मामले में जो औपचारिकताएं हैं, जो न्याय के लिए निर्धारित की न्यायपालिका ने कि आपको एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आना पड़ेगा, जनहित के मामलों में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिंपल पोस्ट कार्ड पर या किसी अखबार में छपी हुई किसी न्यूज के आधार पे ही या रिपोर्ट के आधार पे ही उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेते हुए जनहित के मामलों की सुनवाई कर सकते हैं।
उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि जो पर्टिकुलर प्रोसीजर है कि आपको वकील करना पड़ेगा, मुकदमा दायर करना पड़ेगा, कागजी कार्रवाई पूरी करनी पड़ेगी, ये सब करना पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जो न्याय के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई, उस प्रक्रिया को भी शिथिल कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सब लोग उस प्रक्रिया का पालन करने में सक्षम हो जो प्रक्रिया निर्धारित की गई न्याय के लिए। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अशिक्षित है, तो कहां से तो वो न्यायपालिका के पास चला जाएगा, कहां से वो वकील हायर कर लेगा, कहां से उन कागजों को वो खरीद लेगा, कहां से वो सबूत इकट्ठे कर लेगा? ये इम्पॉसिबल सी बात है। तो न्यायपालिका ने कहा कि अगर मामला जनहित से संबंधित है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप देख लेंगे। अगर उनके पास कोई रिपोर्ट, कोई पोस्ट कार्ड, कोई अखबार, किसी भी माध्यम से अगर जनहित से संबंधित कोई मामला पहुंचता है, तब फिर वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं। एक चीज। दूसरी, व्यक्तिगत हितों के मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर होता है जिसके अधिकारों का हनन हुआ, लेकिन जनहित के मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ अन्य पर होता है, राज्य पर होता है। उनको यह सिद्ध करना पड़ता है कि नहीं, इसमें किसी के किसी अधिकार का हनन नहीं हुआ। और स्वयं इसमें न्यायपालिका किसी समिति का गठन कर सकती है, किसी इंक्वायरी कमेटी का गठन कर सकती है। न्यायपालिका के पास ही अधिकार हैं इसमें, या कार्यपालिका को दिशा निर्देश दे सकती है उसकी जांच करने के लिए। जैसे वही बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला जो मामला था, जिसका मैं जिक्र कर रहा था फरीदाबाद में, तो पीएन भगवती को, इसमें शायद स्वामी अग्निवेश थे उस समय, जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी, और स्वामी अग्निवेश ने की उस चिट्ठी को आधार मानते हुए पीएन भगवती ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसे एक्सेप्ट किया, और दो सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर लॉयर की लीडरशिप में उन्हें कमिश्नर नियुक्त करते हुए, न्यायिक कमिश्नर नियुक्त करते हुए एक समिति का गठन कर लिया, और उसे समय दे दिया गया कि विद इन 1 मंथ और 2 मंथ, जो भी दिया गया, कि आप रिपोर्ट प्रस्तुत करिए। रिपोर्ट में यह बताया गया कि इन खानों में अमानवीय दशाओं में मजदूर काम कर रहे हैं। तो न्यायपालिका ने फिर राज्य को दिशा निर्देश दिए, हरियाणा गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दिए, और उनके रिहेबिलिटेशन की पूरी प्रक्रिया को स्वयं रिवाइज किया, रिव्यू करते रहे। तो ये सीधे तौर पर कार्यपालिका के काम में हस्तक्षेप था, नियुक्त करना और ये सब देखना। इसको हम लोगों ने क्या देखा, इसमें जुडिशरी ने प्रोएक्टिवली काम किया, और बाद में यही न्यायिक सक्रियता भी कहलाई। तो ये एक इसका उदाहरण भी है। तो आप इसमें लिखिए अगले पॉइंट में, व्यक्तिगत मामलों में जहां न्यायपालिका द्वारा निर्धारित, व्यक्तिगत मामलों में जहां न्यायपालिका द्वारा निर्धारित सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, सामान्य औपचारिकताओं को पूरा करना होता है, वहीं जनहित के मामलों में इन औपचारिकताओं से छूट प्रदान की गई है। वहीं जनहित के मामलों में इन औपचारिकताओं से छूट प्रदान की गई है। इन द मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, everyone must follow the procedure prescribed by judiciary for the justice। परंतु, अच्छा वो तो हो गया था ना, बट इन द मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, the exemption was given to the exemption is being given to these type of procedure।
जनहित से संबंधित मामलों में जनहित से संबंधित मामलों में मात्र एक पोस्ट कार्ड अथवा अखबार में छपी हुई रिपोर्ट भी न्यायिक संज्ञान का विषय हो सकती है। न्यायिक संज्ञान का विषय हो सकती है। सो in the matter of public interest any report published in newspaper or any information provided to judiciary in any format ब्रैकेट में पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं, in any format could be considered for the judicial cognizance होगा न्यायिक संज्ञान। ठीक है, ये बात समझ में आई? किसको नहीं आई? हाँ कीर्ति बताइए, क्या समझ में नहीं आया? सर एक बार और बता दीजिए वाली लाइन। मान लीजिए, देखो, न्यायपालिका ने एक प्रक्रिया निर्धारित की है। आपके अगर किसी अधिकार का हनन हुआ है तो न्यायपालिका आप जाएंगे, एक एप्लीकेशन लगाएंगे, वकील करेंगे, सारे जो कोर्ट फीस वगैरह वो सब जमा करेंगे आप, तब आपकी बात सुनेगी, न्यायालय सुनेगा उसमें। लेकिन अगर जनहित का कोई मामला है तब ये सब किसी प्रक्रिया की पूरी तरीके से छूट है, कोई जरूरत नहीं है इस प्रक्रिया का। आप केवल एक पोस्ट कार्ड पर लिखकर, जनहित से संबंधित मामला अगर कोई है, पोस्ट कार्ड से लिखकर आप चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के नाम से अगर भेज देंगे, तब भी न्यायपालिका इसके ऊपर संज्ञान ले सकती है। या किसी अखबार में कोई रिपोर्ट छपी है, किसी भी माध्यम से न्यायपालिका के अगर संज्ञान में ऐसा मामला आया कि वो जनहित से संबंधित है, तब फिर उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि न्यायपालिका ने जो पूरा एक प्रोसीजर था उसे अमेंड कर दिया जनहित के लिए। ठीक है, ये है इसमें। अगले पॉइंट से आप लिखिए इसमें, व्यक्तिगत वादों में बर्डन ऑफ प्रूफ, ये कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको ऐसे ही लिखेंगे। व्यक्तिगत वादों में बर्डन ऑफ प्रूफ वादी के ऊपर होता है, इन द मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट burden of proof would be on litigant. जबकि जनहित से संबंधित वादों में बर्डन ऑफ प्रूफ की आवश्यकता नहीं होती, या बर्डन ऑफ प्रूफ वादी पर नहीं होता। जनहित से संबंधित मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ वादी पर नहीं होता, बट इन पब्लिक इंटरेस्ट litigations, burden of proof would not be on litigant. इन मामलों में
न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करता है। इन मामलों में न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करता है। एंड इन दीज मैटर्स judicial action would be based on self cognizance. Judicial action would be based on self cognizance. ठीक है, बताइए क्लियर है ये? अब अगला देखिए, इसमें नेक्स्ट लिखिए, व्यक्तिगत हितवादों में एक पक्ष हारता है एवं एक पक्ष जीतता है। एक पक्ष हारता है एवं एक पक्ष जीतता है। इन पर्सनल इंटरेस्ट, इन द मैटर ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट, a party would be won and another loses. जबकि जनहितवादों में संपूर्ण समुदाय की जीत होती है, संपूर्ण समुदाय की जीत होती है। बट इन पब्लिक इंटरेस्ट the whole community won. The whole community won. ठीक है, अब यहां पर नोट लिखिए। देखो, चूंकि इसमें सभी व्यक्तियों की जीत होती है, इसलिए जनहितवाद एक सकारात्मक न्यायिक कार्रवाई है, एक पॉजिटिव जुडिशियल एक्शन है। और चूंकि ये सकारात्मक न्यायिक कार्रवाई है, इसीलिए इसे न्यायिक प्रक्रिया से छूट दी गई है। आया? नहीं आया? बताओ। आया नहीं आया? सर एक बार देखो, जनहितवाद एक सकारात्मक न्यायिक कार्रवाई है, एक पॉजिटिव जुडिशियल एक्शन है। पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि संपूर्ण समाज के हित से जुड़ा हुआ है। क्योंकि संपूर्ण समाज के हित से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक सकारात्मक कार्रवाई है ये न्यायपालिका के द्वारा। चूंकि ये एक सकारात्मक न्यायिक कार्रवाई है, पॉजिटिव जुडिशियल एक्शन है, इसीलिए इसे जो न्यायिक प्रक्रिया है, निर्धारित न्यायिक प्रक्रिया है न्याय के लिए, उससे छूट मिली हुई है। ये ऊपर वाली सब छूटी तो बताई मैंने आपको। तो ये छूटें क्यों मिली हैं? ये छूटें इसलिए मिली हैं क्योंकि ये एक सकारात्मक न्यायिक कार्रवाई है, एक पॉजिटिव जुडिशियल एक्शन है, संपूर्ण समाज के हित से जुड़ा हुआ है। क्लियर है? जी सर। जी सर, जी सर। सर जहाँ पे आपने बर्डन ऑफ प्रूफ लिखवाया है वहाँ हम सेक्शन भी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल डाल दीजिए। ओके सर। आप इसमें लिखिए, नोट में लिखिए, चूंकि जनहितवाद संपूर्ण सामुदायिक हित से जुड़े हुए होते हैं, संपूर्ण सामुदायिक हित से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए यह एक सकारात्मक न्यायिक कार्यवाही है, सकारात्मक न्यायिक कार्यवाही है। एज पब्लिक इंटरेस्ट वुड बी अलाइंड विद, as the public interest would be aligned with interest of whole society, interest of whole society, so they are the positive judicial actions, the positive
जुडिशियल एक्शंस, इसलिए ही जनहित से संबंधित वादों को न्यायिक प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है, न्यायिक प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है। एंड सो द लिटिगेशंस related to public interest would be exempted from judicial process। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट से एक और पॉइंट लिखना इसमें, जुडिशियल कॉसेस, प्रोसेस। ओके, एक इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, देखो व्यक्तिगत जितने भी वाद हैं सब में न्यायपालिका का निर्णय करने का आधार होता है प्रेस्क्राइब्ड लॉ के हिसाब से, जो भी कानून है, जो भी विधि है उस संबंध में, उसके हिसाब से वो न्याय करेगी। लेकिन जनहित के मामले में अगर मामला जनहित का है तो न्यायपालिका के ऊपर फिर इस बात का कोई बंधन नहीं है कि वो विधि के अनुसार ही न्याय करे, वो विधि से अलग हटकर भी न्याय कर सकता है, यानी संपूर्ण न्याय के कॉन्सेप्ट के ऊपर वो आधारित है। जनहितवाद संपूर्ण न्याय के कॉन्सेप्ट पे आधारित है आर्टिकल 142 में। इसलिए ये आवश्यक नहीं है कि जो विधि बताई गई हो उसी के हिसाब से न्याय किया जाए, वो विधि के दायरे से बाहर जाके भी न्याय कर सकती है। अब इसे लिंक करिए, विधि बता दी गई प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ में, यानी न्याय वो होगा जो एक प्रक्रिया के द्वारा प्रदान किया जाए। लेकिन यहां क्या कॉन्सेप्ट आ गई जुडिशियल एक्टिविज्म में या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस में कि न्यायपालिका प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के भी बाहर जाके न्याय कर सकती है। किस कॉन्टेक्स्ट में कर सकती है? सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की कॉन्सेप्ट में कर सकती है, जो कि हमने पहले देख रहे थे। इसलिए जनहितवादों में जब न्यायपालिका विधि की व्याख्या करेगी तब वो विधि की तात्विक व्याख्या करेगी, सब्सटेंटिव या तर्कपूर्ण व्याख्या करेगी, और जब तर्कपूर्ण व्याख्या करेगी तो अपने दायरे के बाहर जाएगी। इसीलिए भी इसे जुडिशियल एक्टिविज्म कहा गया, न्यायिक सक्रियता कहा गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, जनहित मामलों में यह आवश्यक नहीं है बिल्कुल भी कि न्यायपालिका विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही न्याय करे, वो विधिक प्रक्रिया के बाहर जाके भी न्याय कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि न्यायिक सक्रियता संपूर्ण न्याय की संकल्पना से आती है, और इसलिए संपूर्ण न्याय की संकल्पना में सब्सटेंटिव प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी शामिल है। आया? नहीं आया? ये वाली बात कुछ कठिन सी लग रही है? सर इसमें आप यही तो बता रहे कि जब जब न्यायालय अपने दायरे से बाहर जाएगा तो वो तात्विक प्रक्रिया को अपनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं समझा दो। एग्जाम्पल से। चलो एग्जाम्पल से समझाते हैं। आर्टिकल 21 पढ़ा है आपने? क्या है आर्टिकल 21 में कॉन्स्टिट्यूशन के? सर व्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी स्वतंत्रता? प्राण में दैहिक स्वतंत्रता, प्राण में दैहिक, जीवन जीने की। हाँ, प्राण में दैहिक स्वतंत्रता। अब इसमें प्राण क्या है?
जीवन दैहिक तो मुझे प्राण जीवन है। जन आर्टिकल 21 को बताओ। सर कोई भी व्यक्ति उसके प्राण एवं देह स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के सिवाय वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें अन्यथा प्राण नहीं। अब इसमें प्राण बताओ। सर कैसे डिफाइन करें? अरे तभी तो मैं डिफाइन करूंगा इसे, यही तो सर मेन बात है। प्राण आप लोगों को मैं वही देखो, जहां पे हिट कर रहा है ना, जहां पे पॉइंट है, वो आपने देखे एक्यूप्रेशर वाले, वो वही पॉइंट पकड़ते हैं जहां पे बीमारी होती है। मुझे सवाल आते ही मुझे बीमारी का पता चल जाता है कहाँ पे बीमारी है। आपने आर्टिकल 21 को पढ़ा ही नहीं अभी तक किसी ने भी ढंग से। अगर आर्टिकल 21 पढ़ेंगे ना तो वहीं से आएगी सब्सटैंटिव प्रोसीजर निकल के। देखो इसमें, हाँ हाँ आप बताइए प्राण किसे कहते हैं, क्या है प्राण? आपकी कोई जान नहीं ले सकता, मतलब लाइफ की है लिबर्टी आपकी कोई जान नहीं ले सकता। जान नहीं ले सकता? अरे तो वो तो शरीर की बात हो गई ना। फिर दैहिक क्या है इसमें? सर दैहिक तो शरीर है और सर प्राण है कि देखो प्राण की जो कॉन्सेप्ट है वो एक इलैबोरेटेड कॉन्सेप्ट है, इसकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। प्राण से सर प्राण मतलब एक यहाँ, शक्ति है, प्राण से मतलब यहाँ ऊर्जा पर है ये, सर। प्राण से मतलब यहां से ये है कि वो सब दशाएं जो व्यक्ति के जीवन जीने को संभव बनाती हैं। प्राण से मतलब यहां से ये है, द ऑल कंडीशंस विच मेक लाइफ इजी टू लिव, इनको प्राण कहते हैं। ये दर्शन में मत जाइए, आप फिलॉसफी में मत जाइए, आत्मा ये दर्शन नहीं है यहाँ पे। यहां पर जीवन जीने की संकल्पना से संबंधित है, इसीलिए इसे सीधे तौर पर जीवन जीने के अधिकार से संबंधित कर देते हैं, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता को। जहां दैहिक स्वतंत्रता तो शारीरिक स्वतंत्रता है, लेकिन प्राण की जो स्वतंत्रता है, द लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस, तो लिबर्टी ऑफ कॉन्साइंस का मतलब है जीवन जीने के लिए उपस्थित समुचित दशाएं। समुचित का मतलब है राइट, यहां पर ये प्राण से संबंधित है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जिन दशाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, वो दशाएं जीवन जीने के अधिकार में शामिल हैं। जैसे किसी व्यक्ति को जीवन जीने के लिए एक स्वस्थ पर्यावरण की आवश्यकता है, तो हेल्दी एनवायरनमेंट इसका मतलब राइट टू कॉन्साइंस के अंतर्गत आ गया, आर्टिकल 21 में शामिल हो गया। अब ये व्याख्या किसने की? इसीलिए हेल्दी एनवायरनमेंट को एक फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। अब ये किसने घोषित किया? ये न्यायालय ने घोषित किया। कैसे घोषित किया? जब उसने आर्टिकल 21 को सब्सटैंटिव लेवल पर एलाबोरेट किया, या उसको सब्सटैंटिव लेवल पर डिफाइन किया, तात्विक लेवल पर डिफाइन किया। देखो मैंने तात्विक लेवल पर डिफाइन किया या नहीं किया इसको, 21 को? आपसे प्राण पूछा, फिर प्राण बताया क्या मतलब है प्राण का, यहां से दैहिक स्वतंत्रता का बताया क्या मतलब है दैहिक स्वतंत्रता का। जबकि केवल मैं शब्दों पे नहीं गया, बल्कि शब्दों से के पीछे छिपी हुई बात पे गया। तो जब न्यायालय इसी प्रकार से केवल शब्दों पर नहीं, यानी प्रोसीजर पर नहीं जो बताया गया है, बल्कि उस प्रोसीजर के पीछे छिपी हुई बात को पकड़कर न्याय करता है या की व्याख्या करता है, तब उसे हम लोग सब्सटैंटिव प्रोसीजर कहते हैं। इसीलिए आर्टिकल 21 की हमेशा व्याख्या न्यायालय ने सब्सटैंटिव लेवल पर की है, और इसीलिए आर्टिकल 21 लगातार इलाबोरेट होता चला गया है, क्योंकि वहां जो वर्ड है प्राण, उसकी व्याख्या तो कितनी भी की जा सकती है जीवन से संबंधित,
कितना ही आप उसे इलाबोरेट कर लीजिए, ऐसी रबड़ है ये खिंचती चली जाएगी। और आप देख लीजिएगा 21 ऐसे ही डिफाइन होता चला जाएगा, इलाबोरेट ही होता चला जाएगा 21। तो ये सब्सटेंटिव है, ठीक है। न्यायिक सक्रियता में यही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत वह व्याख्या आती है जब न्यायालय लिबरल लेवल पर जाकर या सब्सटेंटिव लेवल पर जाकर किसी विधि की व्याख्या करता है और जनहित को सुनिश्चित करता है, ठीक है। नोट में लिखिए। अब जी सर। कुछ लिखवाया था मैंने नोट में, सर एक पॉइंट लिखवाया था। क्या बताओ, बोलो उसे। सर लास्ट लाइन थी, लास्ट पॉइंट मतलब फर्स्ट पॉइंट की, कि इसलिए ही जनहित में संबंधित वादों को न्यायिक प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है। चलो मैं नोट लिखवा रहा था, नोट में लिखो आप इसमें। देखो ये अब मेरे दिमाग से निकल गया इतनी देर में ही जो मैं लिखवा रहा था। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। कंप्लीट कर दिया था, नोट तो कंप्लीट कर दिया था, पॉइंट डलवाया था कि एक नहीं पॉइंट सर, नहीं सर ने कहा था कि इसी नोट में एक और पॉइंट डालो, वो भूल गए सर। हाँ वो भूल गया मैं, और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, बड़ा शानदार पॉइंट मुझे याद आया था वो। ये मैंने सर ब्लेक्स पूरा की पॉइंट डिक्शनरी, पढ़ के बताए सर, अरे पूरा नहीं नहीं पॉइंट नहीं पढ़ नहीं, के। मुझे खुद ही याद आएगा वो, खुद ही याद आएगा, आप शांत रहिए। ब्लेक्स की डिक्शनरी में से ही मैंने उठाया था। चलो इसमें आप लिखो, धीरे धीरे याद आएगा। नोट में लिखो आप। इस प्रकार न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत, नोट में लिखिए, इस प्रकार न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत न्यायालय विधि की तात्विक व्याख्या करता है। न्यायालय विधि की तात्विक व्याख्या करता है। सो इन जुडिशियल एक्टिविज्म, judiciary defined the law on the basis of substantive law, ठीक है। ये मैं नोट लिखवा रहा था, ये नोट लिख लीजिए। हालांकि इसमें एक आध पॉइंट और है जो मैं मिस कर गया हूं, आप इसमें एक एक लाइन छोड़ दीजिएगा, एक लाइन आप छोड़ दीजिएगा नीचे वाली, और उसके बाद फिर अगली बात आप इसमें लिख लीजिए। अब इसका मोरल ऑफ द स्टोरी लिख लीजिए, मतलब निष्कर्ष इन सब बातों का लिख लीजिए। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तिगत वादों से हटकर न्यायालय द्वारा जनहितवादों की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। जनहितवादों की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है। इस प्रकार, सॉरी अंग्रेजी में लिखिए, सो जुडिशरी डिफाइन a different procedure for public interest rather than personal interest litigation. जनहितवाद
सामाजिक न्याय एवं राज्य की सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा लिखिए, सामाजिक न्याय एवं लोक कल्याणकारी राज्य की लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को सुनिश्चित करते हैं। लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श को सुनिश्चित करते हैं। सो पब्लिक इंटरेस्ट litigation define the ideal of social justice, and social welfare state अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। हमेशा जब भी न्यायिक सक्रियता के ऊपर कुछ भी लिखने के लिए आए, कंक्लूजन में इन्हीं लाइनों को आप दोहरा दीजिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखवाना चाह रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि जनहित का अगर कोई मामला है तो जनहित के मामले में संपूर्ण न्याय की संकल्पना के तहत न्यायपालिका कार्यपालिका को दिशा निर्देश दे सकती है, उसे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है, प्रमोट कर सकती है, नियंत्रित भी कर सकती है, रेगुलेट भी कर सकती है। ठीक है, प्रोत्साहित कर सकती है, नियंत्रित कर सकती है, या दिशा निर्देश भी दे सकती है, डायरेक्शन भी दे सकती है। तो आप लिख लीजिए अंत में इसी बात को। इस प्रकार न्यायपालिका जनहित वादों के संबंध में, इस प्रकार न्यायपालिका जनहित वादों के संबंध में कार्यपालिका को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए, ऐसा लिखिए, कार्यपालिका को अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए दिशा निर्देश दे सकती है, नियंत्रित कर सकती है तथा प्रोत्साहित कर सकती है। सो फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, judiciary could give direction to the executive regulate the executive or promote the executive to perform their functions and duties for the society. ठीक है, अब मुझे बताओ अंतिम पॉइंट में, इसका मतलब जनहितवाद एक सकारात्मक संकल्पना है या नहीं है न्यायालय की? जी सर। तो लिखेंगे इस प्रकार, जनहितवाद संपूर्ण न्याय के लिए न्यायपालिका द्वारा विस्तारित एक सकारात्मक संकल्पना है। सो
Judicial activism is a positive concept elaborated by judiciary to establish the complete justice in society. ठीक है, ये हमारी बात कंप्लीट हो गई। एक हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब आप इसमें अगला हेडिंग लिख लीजिए, ये हम लोग कल करेंगे, आज यहां तक रखते हैं इसमें, लेकिन आप अगला हेडिंग लिख लीजिए। और तो आप इसमें हेडिंग लिखिए न्यायिक सक्रियता से संबंधित कुछ समस्याएं, सम प्रॉब्लम्स विद रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, ये हम लोग कल करेंगे। कोई क्वेरी है किसी की तो आप पूछ लीजिए।